मार्केट में 1800 या 2000 या 2500 रुपए की क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलते लेदर के, मिलते हैं। तो फिर आपने क्यों शुरुआत करी? मुझे अपनी वाइफ को गिफ्ट करना था, तो उसके लिए मुझे कुछ यूजफुल गिफ्ट्स नहीं मिल रहा था। कितने रुपए का गिफ्ट दिया था? वो गिफ्ट था 1800 समथिंग, क्या कमी लग रही थी उस पर्स में? चीप लेदर। तो ये B2C के अंदर मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए इसका? इसको प्रॉफिटेबल हमने बनाया है कि हमने एक टाइम पे कितने वॉलेट बना सकते हो? एक टाइम पे हम लोग 400 वॉलेट्स बनाने के हमारे पास कैपेसिटी है। 3 to 4 डेज का डिस्पैच टाइम है हर एक कंपनी का। हमने क्विक डिलीवरी करने के लिए सेम डे डिस्पैच टाइम है, क्योंकि हमने मतलब ऐसी क्या क्वालिटी की कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहे हैं बार बार? हमारे पास 15 to 20% रिपीट रेट है, जो कि हमारे प्रॉफिट्स का सबसे मेजर रोल प्ले करता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, एटलीस्ट 200-300 तो होंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स ओनली 5 to 6 है। 5 to 600? 5 to 6 कॉम्पिटिटर्स, ओनली 5 to 6? ओनली 5 to 6। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू अभिषेक। क्या हाल है? बढ़िया सर, कैसे चल रहा है बिजनेस? सब सही चल रहा है सर। वॉलेट कार्ड राइट। कब बनाया सर वॉलेट कार्ड? वॉलेट कार्ड हमने 3 years पहले बनाया है, और इसके पीछे विजन था कि एक्चुअली जो इसका विजन इसका स्टार्ट हुआ, एक्चुअली मुझे अपनी वाइफ को गिफ्ट करना था आफ्टर माय मैरिज ऑन फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। तो उसके लिए मुझे कुछ यूजफुल गिफ्ट्स नहीं मिल रहा था। गिफ्ट्स थे बट यूजफुल नहीं थे, जो कि वो डेली अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सके। तो हमने गैप को फाइंड आउट किया, और उस गैप को फाइंड आउट करते हुए हमने लेदर गुड्स में को पर्सनलाइज करके फिर उनको कस्टमर्स को ऑफर करना स्टार्ट किया, जिससे कस्टमर्स को क्वालिटी बेटर लगी है, जिनसे कस्टमर्स को हमारे पास रिपीट कस्टमर्स आना स्टार्ट हुए हैं, और ऐसे ऐसे हमने ऐसी जर्नी को स्टार्ट किया। तो वाइफ को जब गिफ्ट दिया था वो कहाँ से लिया था? वाइफ से गिफ्ट लिया था, वो हमने ऑनलाइन ही परचेज किया था। वाइफ को मैंने दिया था, वो ऑनलाइन परचेज किया था, और एक वेबसाइट से किया था, बट उसकी क्वालिटी काफ़ी पुअर थी एज़ कम्पेयर टू द प्राइस। तो देन फाइंड आउट कि क्वालिटी कैसे, उसी फिर सेगमेंट में हमने एंट्री की हम। थोड़ा सी समझने की कोशिश करता हूँ, मतलब कितने रुपए का गिफ्ट दिया था? वो गिफ्ट था 1800 समथिंग। तो आपको 1800 में कैसी क्वालिटी चाहिए होती है? 1800 में एटलीस्ट मुझे 1000 रुपीज़ की वर्थ की क्वालिटी तो एटलीस्ट हो। और वो कितने रुपए का पर्स लग रहा था आपको? वो मुझे 300-400 समथिंग लग रहा था। और क्या कमी लग रही थी उस पर्स में? क्वालिटी ऑफ चीप लेदर। लेदर जो लेदर था उसकी क्वालिटी काफ़ी चीप थी, और वो हार्डली 1.5 मंथ चला हो, उसके बाद वो। आपको क्या लगता है मतलब कि मार्केट में 1800 या 2000 या 2500 रुपए की क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलते लेदर के, मिलते हैं। तो फिर आपने क्यों शुरुआत करी? मतलब यहाँ पे थोड़ा सी क्रैक करना चाह रहा था। जो हमने स्टार्टिंग की है, अगर हम गिफ्टिंग से हमने स्टार्टिंग की है, और गिफ्टिंग सेगमेंट्स में जितनी वेबसाइट्स वो प्रोडक्ट ऑफर कर रही थी, सबका प्रोडक्ट सेम था, सबकी सोर्सिंग सेम थी, और सब डिफरेंट प्राइस पॉइंट पे सेल कर रहे थे। 1800 फ्रॉम द सेम फैक्ट्री, जो 2500 में था वो भी सेम फैक्ट्री से था, और 3000 वाला भी सेम फैक्ट्री से आ रहा था। एक ही फैक्ट्री होना थी? एक ही फैक्ट्री में आ रहे थे, बट मल्टीपल ब्रांड्स उनको अपने अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे थे। तो ये पूरा पर्सनलाइज गिफ्टिंग हो गया क्या आपका ये? पूरा राइट नाउ भी अभी पर्सनलाइज गिफ्टिंग है पूरा, और स्पेशली फॉर मेंस एंड वुमेन। मेंस में वॉलेट है, तो उस पे नाम लिखेंगे वॉलेट पे? नाम लिख रहे हैं वॉलेट्स पे। आपके पास है कोई वो आपका वॉलेट? यस, दिस इज हैंडमेड वॉलेट, ये टोटली हैंडमेड। नाम का लिखा हुआ इसमें आपका? सच है, अच्छा, बाहर। ओ, दिस इज टोटली हैंडमेड वॉलेट। और एक भी किसी भी एम्प्लॉय को 15 to 20 मिनट्स लगते हैं इसको डेवलप करने में, क्रिएट करने में, और इट्स टोटली हैंडमेड। तो ये B2C के अंदर मतलब प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बनाया जाए इसका? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में खर्चा लग जाता है, सब कुछ खर्चा लग जाता है, तो कैसे बनाया आपने इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस? इसको प्रॉफिटेबल हमने बनाया है कि हमने रिपीट कस्टमर्स पे ज़्यादा फोकस किया, उनकी क्यूरीज को सुना, और मैं हर एक स्टार्टिंग में मैंने हर एक कस्टमर से डायरेक्टली कॉल करी टू टेक अ फीडबैक कि आपको क्वालिटी कैसी लगी है, हम इसको ब्रांड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आप हमें फीडबैक देना चाहोगे, ताकि हम आप हम अपने प्रोडक्ट्स को नेक्स्ट टाइम आपको भेजें, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ शेयर करो, और भी अपने फ्रेंड्स को इनको बताओ कि इसके आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब हैंडक्राफ्ट वॉलेट आप बनाते हो तो एक टाइम पे कितने वॉलेट बना सकते हो? यूनिकनेस कैसे मेंटेन करते हो? एक टाइम पे हम लोग
400 वॉलेट्स बनाने की हमारे पास कैपेसिटी है। तो हमने क्विक डिलीवरी करने के लिए एज कम्पेयर टू द मार्केट 3 to 4 डेज का डिस्पैच टाइम है हर एक कंपनी का, हमारा सेम डे डिस्पैच टाइम है, क्योंकि हमने मैन पावर ज़्यादा रखी हुई है। इट्स अ गिफ्टिंग सेगमेंट, कस्टमर को जितनी जल्दी मिलेगा तभी वो गिफ्ट कर सकता है। उसको लेट मिलेगा, उसका वेडिंग बर्थडे किसी का जा चुका होगा तो वो गिफ्ट को लेगा नहीं। तो इससे हमने सीओडी मतलब सीओडी को डिक्रीज किया और प्रीपेड ऑर्डर्स को ऐसे हमने इंक्रीज भी किया है। तो मान लो जैसे कोई बेंगलोर में बैठा है और उसको भी चाहिए 1 घंटे में, तो वो कैसे करोगे? विद इन हार तो हम डिस्पैच कर सकते हैं और हम बाय एयर उसको कर सकते हैं। वी आर टाइप विद ब्लू डर्ट और डिलीवरी एयर, तो उसको विद इन 1 आवर हम डिस्पैच कर सकते हैं। मतलब 1 दिन लगेगा मतलब? डिस्पैच तो विद इन 1 आवर कर सकते हैं, बट उसको नेक्स्ट डे मिल जाएगा बाय एयर। मतलब ऐसी क्या क्वालिटी की कस्टमर आपके पास रिपीट आ रहे हैं बार बार? हमारे पास 15 to 20% रिपीट रेट है, जो कि हमारे प्रॉफिट्स का सबसे मेजर रोल प्ले करता है। उन कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए हमने मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती थ्रू मेटा, गूगल और जो भी प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, वॉलेट कार्ड एक कॉम्पिटिटर से आपकी जितने भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, एटलीस्ट 200-300 तो होंगे। हमारे कॉम्पिटिटर्स ओनली 5 to 6 है। ओनली 5 to 600? 5 to 6 कॉम्पिटिटर्स, ओनली 5 to 6? ओनली 5 to 6, कैसे पॉसिबल है सर 5 to 6 कॉम्पिटिटर? 5 to 6 है बस? बस। और अब जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो 1 या 2 है, अभी हम जिस लेवल पे है, तो 1 या 2 कॉम्पिटिटर हमारा अभी तो। व्हेन वी स्टार्टेड उस टाइम 5 to 6 है। पर्सनलाइज़ की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट इन द वॉलेट्स, इट्स अ पर्सनलाइज़्ड। आईजीपी? आईजीपी है, आईजीपी खुद नहीं कर रहा है ना, इट्स अ मार्केट प्लेस काइंड ऑफ अमेज़न और फ्लिपकार्ट। तो उसमें छोटे जो सेलर्स हैं वो ऑन बोर्ड है और उसके थ्रू उनकी सेल्स आ रही है। आईजीपी पूरे बैकएंड इंडिया में आप बोल रहे हो पर्सनलाइज गिफ्टिंग वॉलेट के अंदर से 5 लोग हैं? 5 to 6, ठीक, जिनका टर्नओवर 5 to 6 सीआर से ऊपर है, मतलब 10, 20, 30 लाख रुपए वाले टर्नओवर के काफ़ी होंगे। अच्छा, वीगन लेदर और ट्रेडिशनल लेदर लेदर क्या डिफरेंस है सर इनमें दोनों में? वीगन में जो है वो आपका नॉन लेदर में आता है, और वीगन में हम लोग हैंड क्राफ्टेड वीगन में भी डील करते हैं और लेदर में भी हैंड क्राफ्टेड में डील करते हैं। लेदर की जो क्वालिटी है एज वीगन के कंपैरिजन में हाई रहती है काफ़ी, उसकी ड्यूरेबिलिटी हाई रहती है। अगर वीगन आपका 2 to 3 इयर्स की उसकी लाइफ साइकिल है, तो लेदर की 4 to 5 इयर्स की लाइफ साइकिल है। तो आप लेदर इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट करना चाहते हो? लोग तो सस्टेनेबिलिटी पे जा रहे हैं। मैं लेदर इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मैं हैंड क्राफ्टेड हम्म। क्वालिटी बेस्ट डिज़ाइंस को प्रमोट करना चाह रहा हूँ एट अफोर्डेबल प्राइस। मैं लेदर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप सेल कर रहे हैं अभी? नहीं, वी जस्ट लिस्टेड ऑन आवर प्रोडक्ट्स। बाकी सारा कहाँ से बिजनेस आता है? सारा सारा शॉपिफाई, वेबसाइट से, सारा वेबसाइट से आ रहा है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से? ओनली थ्रू परफॉर्मेंस तो मार्केटिंग। वीडियोस बनाते हैं या फिर फोटोज से सेल करते हैं? वीडियोस, यूजीसी वीडियोस। तो कितने वीडियोस बनाते हैं? अगर मान लो इतने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको भी 24-25 करोड़ की कंपनी बनानी होगी, तो कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा एक आइडिया दो ना, थोड़ा हॉलिस्टिक आइडिया। आप किसी एजेंसीज को हायर कर सकते हो या अपना इन हाउस सेटअप स्टूडियो कर सकते हो टू क्रिएट यूजीसी वीडियोस, ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के आपका प्रोडक्ट कैसे डेवलप हो रहा है, आपको ना उसका प्रोसेस दिखाना है। आपको क्लाइंट्स को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, कस्टमर को प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, उसको प्रोसेस से मतलब है कि मेरा जो वॉलेट है वो कैसे बन रहा है, वो कैसे पर्सनलाइज हो रहा है, उसको कैसे कितना टाइम लेके कोई बना रहा है, उसकी पैकेजिंग कैसे हो रही है। कि ये जो एक्सपीरियंस है ये हम कस्टमर को देते हैं, और विद इन लेस, जो कि इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड साइज है जो हमारी इंडस्ट्री में, हम उससे कम टाइम में कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। वी जनरली प्रेफर एयर, हम उनसे चार्जेस लेते हैं नॉर्मल स्टैंडर्ड शिपिंग के, बट हम एयर प्रेफर करते हैं जो कि हमारी यूएसपी है, और हम एयर के थ्रू उसको शिप कराते हैं। और इसके लिए हमने एडिशनल मैन पावर की कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, जो कि सेम डे डिस्पैच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम डे डिस्पैच होने के बाद वो पूरा दिन फ्री है, उसके पास काम नहीं है। तो हम ये भी कर सकते थे, कस्टमर प्रोडक्ट 2 या 3 दिन के बाद भी डिस्पैच हो सकता था, क्योंकि हमारी मैन पावर को हम यूज़ कर सकते थे। बट कोरियर बॉय जो पिकअप करने आ रहा है, तो उससे पहले हमें सारे प्रोडक्ट हमें रेडी चाहिए। मतलब इस साल का रेवेन्यू आपका 24 CR है एक साल? जाएगा, जाएगा। पिछले साल का कितना था? पिछले साल का अराउंड 10 से आता। 10 CR का रेवेन्यू था। और कितनी बड़ी टीम मैनेज कर रही है इस पूरे प्रोसेस को? परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तो 2 लोगों की टीम है, बाकी ऑपरेशंस में 2-3 लोग हो रहे हैं,
और जो लो L3 L4 है उसमें अराउंड 40 पीपल 40 पीपल। 40 पीपल है। मतलब मैंने ये सवाल आपने संजीव बिखचंदानी का देखा होगा पॉडकास्ट शो, तो मैंने उनसे भी सवाल किया था, आप पास तो 900 लोग हैं, तो वही सवाल से मैं सेम आपसे कर रहा हूँ। तो मतलब कितना मार्जिन इसमें बन जाता है, मतलब अगर आप 10 करोड़ का रेवेन्यू ड्राइव कर रहे हो, नेट मार्जिन कितना बन जाता होगा अगर एस्पायरिंग फाउंडर कोई वॉलेट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, आपका कॉम्पिटिटर बनना चाहे? तो उसको 20-30% इजीली कर सकता है, 20-30% इजीली नेट मार्जिन। नेट मार्जिन कर सकता है, वाह। अगर उसके पास स्टोरी है तो, उसको ब्रांड वैल्यू है तो, स्टोरी। स्टोरी, ब्रांड वैल्यू और एक ट्रस्ट फैक्टर, क्वालिटी, अफोर्डेबल प्राइस। आपको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देना है, बट इंडियन अफोर्डेबल मांगते हैं, उनको वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए होती है। वैल्यू फॉर मनी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो आपके से एक बार ले लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे आपसे। हम्म। तो आपको ना प्रोडक्ट्स ऐसे बनाने जो शेयर करे, कि अगर मैं कॉलेज में बैठा हूँ, अगर मैं ऑफिस में हूँ, तो मैं बताऊँ कि मैंने इस वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगाया था, अभी तक 1 साल हो गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, और आपको भी करना हो तो आप यहाँ से मंगा सकते हो। जब तक आपके प्रोडक्ट को कस्टमर प्रमोट नहीं करेगा ना, जब तक आप परफॉर्मेंस में कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो, आपका पैसा सारा जीरो है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो मेटा, गूगल, उनको क्या, उनको वो बिडिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, उनके लिए बेटर है जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटर आएंगे उतना ज़्यादा वो बिडिंग हाई होगी, उनके लिए प्रॉफिटेबल मार्जिन रहेगा, बिजनेस रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा वो। तो आपको कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर फीडबैक, कस्टमर को लेके बिजनेस बनाना चाहिए। अच्छा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाते हो आप, सोर्स कहाँ से होता है, और लेदर सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है? लेदर कुछ हमारा कोलकाता से सोर्स होता है, कुछ कानपुर से सोर्स होता है, और कुछ वीगन जो हमारा है वो चाइना से सोर्स होता है। कैसे, मतलब क्वालिटी कैसे, आप कैसे परखते हो कि क्वालिटी सही है? पहले मुझे आइडिया नहीं था, जब मैंने फैक्ट्रीज में गया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखी, सबकी देखी, तो मुझे धीरे धीरे आइडिया लगा। अब तो मैं हाथ में लेके उसका नाम, उसका सब कुछ बता सकता हूँ, क्वालिटी को। और कैसे, हमको भी बताओ, तो आज हमको भी सिखा के जाओ आप कि लेदर की क्वालिटी को कैसे पहचाने। जैसे मैंने अगर बेल्ट पहन रखा है लेदर का। तो वो लेदर है, वो वीगन है, वो कैसे सब कुछ है, अब उसको जला के फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट कर सकते हो लाइटर की हेल्प से, कि वो जल रहा है नहीं जल रहा है। तो अगर वो वीगन का होगा, मतलब, तो वो जलेगा। अगर वो प्योर लेदर होगा तो उसमें धुआं आएगा, मतलब वो जलेगा नहीं, जलेगा नहीं, धुआं आएगा सिर्फ। हल्का हल्का धुआं आएगा। तो आप उसे स्मेल कर सकते हो कि ये, मतलब, लेदर का प्रोडक्ट है। ट्राई कर ले क्या, एक बेल्ट है तेरे पास? लाई दिला, लाइक माचिस लेके आ, माचिस लेके आ उधर से। मतलब वो हल्का हल्का वो होगा। एक बार लाइव ट्राई कर लेते हैं ना। ला बेल्ट ला। लो, तो नकली बेल्ट पहन रखा है तूने। ला दिखाना जला। दिखाना। आप तो हाथ लगा के बता दोगे। जल जाएगी ना ये, मतलब ये जल जाएगा, ये जल जाएगा ये? जल जाएगा क्योंकि लेदर नहीं है, लेदर नहीं है ये? प्योर लेदर नहीं है। किसी का लेदर बेल्ट है क्या? तेरा लेदर है? ये बोल के लाया तू, लेदर बोल के लाया होगा, पूछ के लाया उसका। ला ये देखना नितिन, ये ये लेदर। लेदर। नितिन, माचिस लो, देना देखे सर। अपन एक लाइव टेस्ट कर रहा था मैं कि जो मेरा हमारा जो हमारा डीओपी भाई है हर्ष, उसकी बेल्ट ली हमने, उसको पूछा, उसने बोला कि लेदर का बेल्ट लेके आए हैं। तो सर से मैं जानना चाह रहा था कि हम कैसे टेस्ट करें कि लेदर है नहीं है, क्योंकि सर ने अब अच्छी टाइम निकाला इसमें, तो चेक करते हैं माचिस से जला के। ऊपर लेदर। जल तो नहीं रहा, और धुआं आ रहा है। यही क्या बोला था मैंने आपको, स्मेल मारना स्टार्ट कर देगा और धुआं आना स्टार्ट कर देगा। वाह, क्या एक्सपेरिमेंट हो गया आज तो मतलब मैं दुकान पे जाके टेस्ट कर सकता हूँ एक लाइटर से जाके। तो ये ओरिजिनल लेदर है? लेदर, ओरिजिनल लेदर है, और आप फील से भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट वीगन की तरफ लोगों को जाना चाहिए, वीगन लेदर्स यूज़ करने चाहिए। आई जनरली प्रेफर कि वीगन लेदर्स के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए। वीगन लेदर क्या पेड़ से आता है? वीगन लेदर मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे आजकल पाइनएप्पल लेदर चल रहा है, टोमेटो लेदर चल रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लेदर जो कि वीगन है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल ब्रांड्स भी वीगन को ऑप्ट कर रही है, और टोमेटो लेदर लेदर पाइनएप्पल लेदर को सोर्स कर रही है। तो उन प्रोडक्ट्स पे बैग्स, बड़ी ब्रांड्स है,
जैसे लुई विट्टोन है, शनेल है, वो सभी इन्हीं लेदर्स को सोर्स चाइना से करके और वियतनाम या चाइना से इंडिया से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं वो लोग। सो हैंडक्राफ्ट वॉलेट बनने का क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप बताओगे आप थोड़ा सी? सबसे पहले लेट्स सपोज हमारी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर ड्रॉप हुआ, तो ऑर्डर ड्रॉप होने के बाद हमारा जो कस्टमर टीम है, कस्टमर केयर टीम है, वो उसकी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है कि इस वॉलेट पे ये नेम जाएगा, ये कलर का वॉलेट है, तो वो डायरेक्ट भेजा जाता है जो पर्सनलाइज कर रहा है उसको, वो उस पे नेम्स को प्रिंट करता है और उसके बाद फिर उसका क्वालिटी चेक होती है। फिर क्वालिटी चेक होने के बाद उसको पर्सनलाइज किया जाता है बाय हैंड टूल बाय समथिंग, उसको प्रॉपर बनाया जाता है। उसके बाद फिर उसकी पैकेजिंग होती है, देन पैकेजिंग से पहले फिर उसकी क्वालिटी एक बार दोबारा फिर चेक होगी, उसके ऊपर क्यूसी स्टिकर लगेगा, प्राइसिंग स्टिकर लगेगा, फिर क्यूआर कोड से वो स्कैन होके वो पैक फाइनली वेयर हाउस तक पहुंच जाएगा। तो गिफ्टिंग के अंदर वॉलेट को ही क्यों प्रेफर किया जाता है सबसे ज़्यादा? वॉलेट्स को गिफ्टिंग के लिए इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा किसी भी मैन के पास सबसे ज़्यादा क्या चीज़ होती है, आप एक वॉच होगी और उसकी जेब में एक वॉलेट होगा। तो ये वॉलेट्स ऐसी चीज़ है वो डेली यूज़ करेगा, जैसे लेट्स सपोज इज़ माय वॉलेट, मैं इसको डेली यूज़ कर रहा हूँ तो अपना नाम देख रहा हूँ। तो मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही है कि इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। फिर बताओ मेरे क्यों नहीं बनवा के लाए आप? कब मेरे भी बनवा के लाना चाहिए आपको। मेरे को बना के आपका लाया हुआ था, रखा हुआ था, वो फैक्ट्री में रात को फैक्ट्री में ही रह गया। आपका मैंने बनवाया था अभिषेक करके। वो मैं आपको स्पीड पोस्ट मतलब वो बाई कोरियर भेजूंगा आपको। ठीक है, देखो ना, आपने बोला मैं भी रोज मेरा नाम देखता हूँ, मेरे को भी वॉलेट बहुत पसंद है। तो मैंने बोला अभिषेक व्यास पूरा लिखो, बोला नहीं सर इसमें अभिषेक ही आ पाएगा, तो उसमें कैरेक्टर्स की लिमिट रहती है, तो मैंने अभिषेक प्रॉपर उसमें किया था। अच्छा, अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट और ये सब पे सेल करना स्टार्ट करोगे आप? अभी सेल करना स्टार्ट करेंगे। कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं आपको उस पे सेल करने के? उस पे सेल करने के चैलेंजेस ये है कि उस पे एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, तो उनसे कॉम्पीट करना पड़ेगा और उनसे भी हम विद इन 6 to 8 मंथ्स हम उनसे कॉम्पीट कर लेंगे इजीली। अच्छा, अभी हम नए सेगमेंट में भी आ रहे हो, अफोर्डेबल बैग्स, किस किस जो सेगमेंट पे हम आ रहे हो अभी? मेरा जो विज़न है, मैं बैग्स को लगेजेस को बेस्ट डिज़ाइंस, बेस्ट क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस मैं देख रहा हूँ। तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, तो जो मैं वॉलेट्स की तरफ ही देख रहा था, वॉलेट्स क्लचेस, बट अभी मैं 2-3 साल पहले से चाइना जैसे मैं जा रहा हूँ, चाइना विजिट किया मैं, तो चाइना से मैंने कुछ शॉपिंग्स करी, तो शॉपिंग्स करी देन मैंने उनको R&D किया, सर्च किया, उनके मैंने सबसे प्राइसिंग शेयर करी, देन आई फाउंड आउट द गैप कि कोई ना कोई उसमें प्राइसिंग का फार डिफरेंस है। जो मैंने शॉपिंग करी उस पे कोई ब्रांड का नेम नहीं था, वो विदाउट ब्रांड्स की शॉपिंग थी, बट वही प्रोडक्ट जब मैंने गूगल से फ़ोन से फ़ोटो क्लिक किया और गूगल पे सर्च किया, तो उस पे ब्रांड्स के नेम लिख के आए। अगर मैं ब्रांड्स के नाम शेयर नहीं करूँगा वरना कंट्रोवर्शियल हो जाएगा आई थिंक। कर सकते हो, क्या दिक्कत है? आप कौन सा गाली थोड़ी दे रहे हो ब्रांड? मोकोवारा असेंबली, कुछ मॉडल्स, वो मोकोवारा मतलब जो मैंने लिया वो मोकोवारा का मॉडल्स था। तो क्या दिक्कत है, मतलब अगर कोई चाइना से अगर अगर कॉपी भी कर रहा है और इंडिया में आके बेच भी रहा है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि वो अफोर्डेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। जो मैं 1500 का लगेज लेके आया हूँ, वो 12,000 का मोकोवारा बेच रहा है, 11-12 हज़ार रुपये का। ठीक है ना, मतलब वो तो ऑडियंस की भी चॉइस है कि अगर ऑडियंस को मोकोबार खरीदना है तो खरीदेगी, और जिसको क्रिटिसाइज करना हो क्रिटिसाइज करेगी। तो मतलब देखो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू है। दो चीज़ें होती है, वो चाइना से कर रहा है ना, उसी चाइना को अगर वो मेड इन इंडिया करता है, तो इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा ना। वो तो उनकी क्या गलती बेचारों की, वो तो सरकार की गलती ना। वो तो बैंड बोल दे कि कल से नहीं लाना चाइना से। लाएंगे ना, आप भी चाइना जा रहे हो, मैं भी जाऊंगा चाइना, लाएंगे सामान हम तो सिक्के के दो पहलू है ही। कंसेप्ट ये है कि आपको प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं है, आप समझो मेरी बात को, उसको सोर्सिंग करने में पैसा ज़्यादा लग रहा है। अगर उसको हम इंडिया के अंदर डेवलप करते हैं, तो उसी प्रोडक्ट को हम कम प्राइस पॉइंट पे सेल कर सकते हैं। चलो ठीक है, मौका बार वालों को एक मैसेज दे देते, ठीक है सर, आप चाइना से मत लाओ और यहाँ से यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कराओ। ठीक है। असेंबली ने स्टार्ट कर दिया अभी मैन्युफैक्चरिंग कराना। हाँ, अच्छा, अभी कोई यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है जो आपकी तरह बिजनेस करना चाहते हैं, क्या एडवाइस दोगे उनको? उनको एडवाइस यही देंगे कि अगर आपको D2C सेगमेंट में आना है, तो आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। अब जितना डिले करोगे, उतना आपके लिए डिफिकल्ट होगा ब्रांड बनाना D2C सेगमेंट के अंदर, क्योंकि D2C मोस्टली लाया करता है उन मेटा एंड गूगल एड्स। तो ये डे बाय डे काफ़ी कॉस्टलियर होते जा रहा है, और मेटा
गूगल को मैं 2014 से एड्स में देख रहा हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 11 to 12 ईयर्स हो चुके हैं। मेरे को पता है पहले क्या कोस्टिंग आ रही थी और अब क्या कोस्टिंग आती है। क्या डिफरेंस है दोनों कोस्टिंग में? पहले एक इमेज एड से प्रोडक्ट्स बिकता था और उसकी जो CPR या CPL कहते हैं वो 25-30 रहती थी। आज वो 400-500 जा चुकी है। और इमेज एड छोड़ो, UGC वीडियोस काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि ब्रांड्स सब कुछ एग्जॉस्ट हो चुका है। और धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स तो ये भी सिनेरियो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मैंने एक इमेज एड भी चलाया हुआ है, एक नॉर्मल वीडियो एड्स भी चलाया हुआ है। अभी UGC इन्फ्लुएंसर्स ये भी अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब ऐसे धीरे धीरे हर 2-3 साल में एक वेव आती है, चीजें चेंज हो जाती है। अभी क्या एक्सपेंशन प्लान क्या है, मतलब कैसे क्या क्या चीजें लेके आओगे आप? हम लोग लेडीज बैग्स, स्लिंग बैग्स, क्लचेस और लगेज बैग्स, ट्रैवल बैग्स लेके आना चाह रहे हैं। तीनों सेगमेंट लेके आओगे अफोर्डेबल पे? क्या क्या प्राइस रहेगी इनकी? लगेज की जो प्राइसिंग रहेगी वो कैबिन साइज की रहेगी बिटवीन 2 to 3,000, और जो उससे बड़ा साइज है वो अगेन 4 to 5, उससे बड़ा है 5 to 6 लास्ट। सचिन जी, तो मतलब क्या आप हमेशा ऑनलाइन? डिजाइन्स उसी प्राइस पे, ऐसा नहीं उस प्राइस पे अभी भी मिल रहे हैं, उस प्राइस पे बेटर डिजाइन नहीं मिल रहे कस्टमर्स को, उस प्राइस पे बेटर ऑप्शंस नहीं मिल रहे। अगर उसको एक स्मार्ट लगेज लेना है जिसमें GPS ट्रैकर हो, जिसमें पावर बैंक हो, जिसमें ऐसे फीचर्स हो, तो उसको इसके लिए 3x 4x पैसा खर्च करना पड़ रहा है। करेक्ट, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं है, वो ओनली फ्यू ब्रांड्स है जो सेल कर रहे हैं, तो उसको उसी ब्रांड के पास जाना पड़ेगा वो लेने के लिए। बहुत बढ़िया। तो अभी आप ऑफलाइन में आएंगे या फिर हमेशा ऑनलाइन ही करेंगे सेल? हम अभी अभी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो हमारा ऑनलाइन का ही प्लान है। तब अगर कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा बनती है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो उसके बाद देन हम ऑफलाइन की तरफ सोचेंगे, उससे पहले ऑफलाइन नहीं सोचेंगे। बन जाएगा, इतना तो पहुंच ही गया आगे। 100 करोड़ टाइम तो लगता नहीं है। गॉड ब्लेस रहा तू, नहीं रहेगा क्यों नहीं, काम करेंगे तो रहेगा ही 100%। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सचिन सर, एक आपकी जर्नी के बारे में बताओ कि कैसे, मतलब इस कंपनी को कैसे बिल्ड किया, फिर कोविड आ गया, कोविड में कैसे आपने सस्टेन किया? तो कॉलेज में जब मैं था इन 3rd ईयर, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर दी थी। तो आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, मतलब अच्छा खासा मैं पैसा कमा रहा था, और बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा था पार्ट टाइम इन सो मैनी इंस्टीट्यूशन, जो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस थे। तो जब 4th ईयर मेरा आया, मतलब आफ्टर माय कॉलेज, तो मैं ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, मतलब अराउंड 1.5 to 2 लाख रुपीस मंथली? मंथली कमा रहा था। और जो कॉलेज के मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स सब कुछ था, सबका 30-40-50,000 के अप्रोक्स सबकी प्लेसमेंट हुई थी। कौन से ईयर में कमा रहे थे आप 1.5 लाख रुपए? ये 15-16 के आसपास की बात है। वाह। तो उससे मेरे को कॉन्फिडेंस हुआ। देन हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी स्टार्ट करी। फिर हमने क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया। फिर हमने उनके SEO, मेटा, गूगल एड्स, इंडिया के क्लाइंट्स, इंडिया से बाहर के क्लाइंट्स, ऐसे सब कुछ को एक्सपेक्ट, तो जो भी हमने किया वो होता चला गया। तो सबसे मैं जो समझता हूँ फैक्टर है वो सबसे बेटर कि आपको हार्ड वर्क करना आना चाहिए, उसके बाद डेस्टिनी आपके साथ होती है, जो आप मांगते हो यूनिवर्स आपको देता है। तो मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो 2017 में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर से स्टार्ट किया था। तो हमने ये गैप, जब हम एजेंसी चला रहे थे तो हमने गैप फाइंड आउट किया, हमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे हायर करने के लिए। तो हमने एक इंस्टीट्यूशन खोला पैरेलली, उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया और वहाँ से उनकी हायरिंग अपने पास करी और बाकी कंपनीज में उनकी हायरिंग कराई। तो एक सेंटर से 2 सेंटर, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, ये 3 साल के अंदर हमने एक सेंटर से 6 सेंटर में पहुंच गए थे, क्योंकि टोटली बूटस्ट्रैप्ड था। एक भी पैसा हमने बाहर से उठाया नहीं था, कुछ नहीं था, एक का प्रॉफिट दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। तो एक बड़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और हम ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे। सडनली मार्च में कोविड हुआ और कोविड होने के बाद सब कुछ चला गया। तो सबका क्वेश्चन ये रहता है कि आपका ऑनलाइन था, आपका डिजिटल था, कोविड के बाद आपका ग्रो करना चाहिए था, आपका श्रिंक क्यों हुआ, कोलैप्स कैसे हो गया? तो थिंग इज, जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो सारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर्स थे। किसी का 1 लाख रुपए, किसी का 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से रेंट्स चल रहे थे हमारे। कितने पे लॉस किया फिर उस टाइम पे? मुझे 70 से 80 लाख रुपए का लॉस हुआ है या फिर? मुझे, जो मैं गया वो तो गया,
70-80 लाख रुपए का डेट मुझे हो गया। और डेट लॉस तो मुझे 4-5 सीआर के अप्रोक्स हुआ है, और डेट 60 से 70 लाख रुपए का मुझे हो गया, जो मार्केट से हमने मतलब मैंने लिया। तो फिर अभी चुका है क्या उसको? वो कोविड के बाद मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास -60, 65, 70 के आसपास मेरा डेट था। तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, मैं ब्लैंक हो चुका था कि कैसे पैसे करूँ, कैसे करूँ। पैसे मुझे मिल नहीं रहे थे, एक्सपीरियंस मेरे साथ था। तो मुझे किसी ने एक बात कही थी कि धंधे का लॉस धंधा ही निकालता है। आप दूसरा धंधा करने चाहोगे, वो आपसे पैसे मांगेगा, वो पैसे आपको फर्स्ट डे देगा नहीं। तो मुझे किसी ने ये बात सिखाई थी, मुझे उसकी बात याद आई। और फिर मेरे पास जो एक्सपीरियंस था वो परफॉर्मेंस का मार्केटिंग एक्सपीरियंस था। देन मैंने ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट किया। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। तो मैंने किसी से क्रेडिट कार्ड लिया, वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि मेरा सबसे क्लोज है, उसकी क्रेडिट कार्ड की 5 लाख रुपए की लिमिट थी, वो मुझे मिल गई। उसको 45 डेज के बाद क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है। उसके क्रेडिट कार्ड को मैंने यूज़ किया, उसके क्रेडिट कार्ड्स के बिल पे किया एवरी 45 डेज, सब कुछ एज एवरी मंथली। तो उसके कार्ड्स को यूज़ किया, प्रोडक्ट मेरे पास था, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में आपको पता है प्रोडक्ट्स किसी और का होता है, हमें तो खाली फेसबुक पे, मेटा पे, गूगल, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे ऐड चला के तो वहाँ से मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। फिर मैंने स्मॉल साइकिल चलाई, फिर उस साइकिल को बड़ा किया, फिर और बड़ा किया। फिर विद इन 5 to 6 मंथ्स मैंने उसको क्रेडिट कार्ड उसका दे दिया। और फिर नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे, 1.5 ईयर में जो मुझे लॉसेज था सब कुछ मैंने किया। तो मुझे 1 से 1.5 साल, मतलब 1.5 साल मुझे लगा करीबन जीरो पे आने पे, मतलब जीरो पे आने में 1.5 साल मुझे लगा। तो उसके बाद फिर मैंने लगा कि यार ड्रॉप शिपिंग कब तक, तो उसमें ब्रांड नहीं बनती, उसमें ब्रांड वैल्यू नहीं होती है, आप खाली पैसा कमा रहे हो, ब्रांड वैल्यू आपकी कुछ नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग जो कि आप मार्केटिंग के थ्रू आप कर रहे हो। तो मेरे पास ये गिफ्टिंग का ये सब कुछ फिर मैं देख रहा था, तो फिर मैंने आपको बताया था कि वाइफ को मैंने गिफ्ट दिया तो उसको हुआ, तो फिर मैंने उस इंडस्ट्री को इन डेप्थ सर्च किया, तो फिर इस इंडस्ट्री में मैं ऐसे धीरे धीरे करके आ गया। बहुत great। तो ये सब कुछ था हमारा। शानदार जर्नी, मतलब पहले कमाया फिर जीरो पे आए। गवा दिया, मतलब माइनस में गवा। और मेरे पास मतलब लिटरली ऐसे दिन थे कि मतलब जैसे मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, मतलब गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, बट पर्स में पैसे नहीं है। मतलब सब ऐसा था, क्योंकि थे ही नहीं उस टाइम। अब जब अच्छा टाइम था, गाड़ी तो तब ली थी ना। तो जब बुरा टाइम था तो वॉलेट तो था, सब कुछ था, वॉलेट में पैसे नहीं थे। तो जैसे मॉर्निंग में कहीं निकले हैं, आफ्टरनून में मीटिंग है, तो मीटिंग में तो कहीं लंच करने के पैसे नहीं है, फिर शाम को घर वापस आ गए तो वापस घर आके ही खाना खाया है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे फेजेस देखे हैं, और 2-3 साल तक मैंने कपड़े तक नहीं खरीदे। मतलब ऐसा नहीं है, आई एम कमिंग फ्रॉम द गुड फैमिली बैकग्राउंड, बट ये है कि मैं किसी से मांग लेता नहीं हूँ, लेने की आदत नहीं है मेरी। जो कम है तो कम में होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा में होगा, बट मांगना नहीं है। बहुत बढ़िया सचिन जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। 100 करोड़ का बिजनेस कीजिए, फिर एक बार वापस पॉडकास्ट में आइए, नए सेगमेंट पे बात करेंगे, नई चीज़ें बात करेंगे। और आप बहुत शानदार बोले। थैंक यू सो मच सचिन। थैंक यू अभिषेक सर। थैंक यू।